दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 10वीं कक्षा के इतिहास भारत और समकालीन विश्व भाग 2 का पहला अध्याय जो है औद्योगिकरण का युग। इसमें हम कुछ सब टॉपिक के द्वारा औद्योगिकरण के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे कि औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति क्या रही, हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के बाद क्या हुआ, उपनिवेशों में औद्योगिकरण किस प्रकार से हुआ और भारत में बुनकर और बुनकरों के विशेष संदर्भ में हम इसका अध्ययन करेंगे। इसके अलावा फैक्ट्रियों के आने के बारे में और औद्योगिक विकास का जो अनूठापन रहा है उसके बारे में जानेंगे और साथ ही वस्तुओं के लिए जो बाजार किस प्रकार से तैयार किए गए इसके बारे में। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर देखिए एक चित्र है डॉन ऑफ द सेंचुरी। इसमें किस तरह से जो है 2 स्टेप ये ई.टी. पॉल के द्वारा बनाया गया है। ये ई.टी. पॉल म्यूजिक कंपनी न्यूयॉर्क और इंग्लैंड 1900 का ये डॉन ऑफ द सेंचुरी का चित्र है। दोस्तों 1900 में संगीत की एक किताब प्रकाशित हुई थी ई.टी. पॉल द्वारा और उसकी जिल्द पर दी गई तस्वीर में नई सदी के उदय यानी डॉन ऑफ द सेंचुरी का ऐलान किया गया था। और इस चित्र में आप ये देख सकते हैं कि तस्वीर के मध्य में एक देवी जैसी तस्वीर है और ये देवी हाथ में नई शताब्दी की ध्वजा की प्रगति के लिए फरिश्ता दिखाई देती है। उसका एक पंख व पाँव जो है पंखों वाले पहिए पर टिका है। ये पहिया समय का प्रतीक है और उसकी उड़ान भविष्य की ओर है। एक बार फिर से देखते हैं, उसका जो पाँव है पंख के पहिए पर टिका है और ये समय का प्रतीक है, उसकी उड़ान भविष्य की तरफ है और उसके पीछे उन्नति के चिन्ह तैर रहे हैं जैसे रेलवे, कैमरा, मशीनें, प्रिंटिंग प्रेस और कारखाना। तो इससे आप समझ सकते हैं कि नई सदी का जो उदय है उसके विकास के लिए जो चीज़ें उत्तरदायी थी उसमें रेलवे का उदय, कैमरे का विकास, मशीनों का विकास, प्रिंटिंग प्रेस और कारखानों का उदय था। दोस्तों मशीन और तकनीकें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और मशीन और तकनीकों का ये महिमा मंडन एक और तस्वीर में भी ज़्यादा साफ दिखाई देता है। ये जो तस्वीर है जिसकी हम बात कर रहे हैं एक व्यापारिक पत्रिका के पन्ने पर 100 साल से पहले छपी थी और इसमें 2 जादूगर दिखाए गए हैं। ऊपर वाले हिस्से में प्राच्य यानी ओरिएंट इलाके का अलादीन है जिसने अपने जादुई चिराग को रगड़कर एक भव्य महल का निर्माण कर दिया है और नीचे एक आधुनिक मैकेनिक है जो अपने आधुनिक औजारों से एक नया जादू रच रहा है। वह पुल, पानी के जहाज, मीनार और गगनचुंबी इमारतें बनाता है। अलादीन पूरब और अतीत का प्रतीक है और मैकेनिक जो है वो पश्चिम और आधुनिकता का प्रतीक है। जैसे अलादीन का जादुई चिराग कैसे महल बनाता है, लेकिन यहाँ पर जो आधुनिक मैकेनिक या मैकेनिक का जो चिन्ह है वो पुल, आधुनिक बिल्डिंगें, आधुनिक उद्योग और किस प्रकार से मशीनीकरण की ओर अग्रसर होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये जो तस्वीरें हैं ये आधुनिक विश्व की विजय गाथा बताती हैं और इसमें आधुनिक विश्व किस प्रकार से तकनीकी बदलाव, आविष्कार, मशीन, कारखाने, रेलवे और वाष्प से चलने वाले जो है मशीनों के दुनिया के रूप में दिखाया गया है। इसमें औद्योगिकरण का इतिहास विकास की कहानी के रूप में हमारे सामने आता है और आधुनिक युग तकनीकी प्रगति के भव्य युग के रूप में उभरता है। तो किस प्रकार से बदलाव हो रहा था औद्योगिकरण के युग में, इसे हम समझेंगे। दोस्तों रेलवे, फैक्ट्रियों का निर्माण, गगनचुंबी इमारतें और पुलों का विस्तार आप जानते हैं कि ये विकास का मानक होता है और किसी भी राष्ट्र या किसी भी समाज का विकास इनके ऊपर काफ़ी हद तक निर्भर होता है। दोस्तों इस अध्याय में हम जानेंगे कि दुनिया के पहले औद्योगिक राष्ट्र ब्रिटेन और उसके बाद भारत में औद्योगिकरण किस प्रकार से हुआ, किस प्रकार से यहाँ औद्योगिकरण के बदलाव हुए और किस पैटर्न में विकास की प्रक्रिया गतिमान हुई। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे औद्योगिक क्रांति से पहले की स्थिति के बारे में। दोस्तों औद्योगिक क्रांति या औद्योगिकरण जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन, उसे हम क्या सोचते हैं? हम सोचते हैं कि इसे कारखानों का विकास औद्योगिकरण की निशानी है और जब हम औद्योगिक उत्पादन या इंडस्ट्रियल
प्रोडक्शन की बात करते हैं तो हमारा मतलब फैक्ट्रियों में होने वाले उत्पादन से होता है। जब हम औद्योगिक मजदूर की बात करते हैं तो हमारा मतलब कारखानों में काम करने वाले मजदूर से होता है। और औद्योगिकरण का इतिहास अक्सर फैक्ट्रियों की स्थापना से ही शुरू होता है। लेकिन इस सोच में एक प्रॉब्लम है दोस्तों। प्रॉब्लम क्या है कि इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से पहले भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को आदि औद्योगिकरण या प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन का नाम देते हैं। आदि क्या है या शुरुआत है। किसी चीज़ की पहली या प्रारंभिक अवस्था आदि कहा जाता है और अंतिम अवस्था अंत है। और कहा जाता है आदि और अंत, तो आदि प्रारंभ है और अंत लास्ट है। दोस्तों 17वीं और 18वीं शताब्दी में कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हुई कि यूरोपीय शहरों के जो सौदागर थे वो गांव की तरफ जाने लगे। वे किसान और कारीगरों को पैसा देते थे, उनसे अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए उत्पादन करवाते थे। और उस समय विश्व बाजार के विस्तार और दुनिया के विभिन्न भागों में उपनिवेश यानी कॉलोनियों की स्थापना के कारण चीज़ों की मांग बढ़ रही थी। और इस मांग को पूरा करने के लिए केवल शहरों में उत्पादन को नहीं बढ़ाया जा सकता था, क्योंकि शहरों में शहरी दस्तकारी और व्यापारिक गिल्ड काफ़ी ताकतवर थे। ये गिल्ड जो होते थे उत्पादकों के संगठन होते थे। गिल्ड से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे और व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। शासकों ने भी कुछ गिल्ड्स को खास उत्पादों के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार दिया था। इसके कारण हुआ ये कि नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे, इसलिए ये गांव की तरफ जाने लगे। गांव में कुछ सहूलियत थी। क्या सहूलियत थी कि वहाँ गरीब काश्तकार थे और दस्तकार थे, ये सौदागरों के लिए काम करने के लिए तैयार हो गए। और जब खुले खेत ख़त्म होते जा रहे थे, कॉमन्स की बाड़बंदी की जा रही थी और अपनी रोजी रोटी के लिए साझा ज़मीनों से जलावन की लकड़ी, बेरियां, सब्जियां, भूसा और चारा आदि बीनकर काम चलाने वाले छोटे किसान और गरीब किसान उस समय आमदनी के लिए कुछ नए स्रोत, नए आमदनी के जो है वो सोर्स ढूंढ रहे थे। बहुत के पास छोटे मोटे खेत थे, लेकिन बहुत सारे लोगों का पेट उससे नहीं भर सकता था। उन्होंने माल पैदा करने के लिए पेशगी रकम दी तो किसान फौरन तैयार हो गए, क्योंकि पहली बार उन्हें इस तरह का काम मिल रहा था। दोस्तों गांव में रहते हुए सौदागरों के लिए वो काम करते हुए गांव में रह सकते थे और अपने खेतों को भी देखभाल कर सकते थे। तो कुल मिलाकर हुआ ये कि शुरुआती औद्योगिक उत्पादन से होने वाली आमदनी ने खेती के कारण सिमटती आय में बड़ा सहारा दिया। और अब हुआ ये कि उन्हें पूरे परिवार के श्रम संसाधनों के इस्तेमाल का मौका मिल गया। तो क्या हुआ कि ये जो प्रक्रिया शुरू हुई, इसे शहर और गांव के बीच एक संबंध बना। सौदागर शहर में रहते थे, लेकिन उनके लिए जो काम होता था वो देहातों में होता था। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी जो थे स्टेपलर्स से ऊन खरीदते थे। स्टेपलर्स ऐसा व्यक्ति जो रेशों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता या छांटता था और सूत काटने वालों के पास पहुंचा देते थे। फिर जो धागा मिलता था उसको बुनकरों, फ्लूजर्स, तो फुलर एक ऐसा व्यक्ति होता है जो चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता है। तो ये जो सूत था फुलर्स और रंगसाजों के पास ले जाया जाता था। लंदन में कपड़ों की फिनिशिंग होती थी और फिर बाद में जो निर्यातक व्यापारी होते थे वो कपड़े को इंटरनेशनल मार्केट में बेच देते थे। इसलिए लंदन को फिनिशिंग सेंटर के रूप में जाना जाने लगा था। तो ये जो शुरुआती व्यवस्था थी, आदि औद्योगिक व्यवस्था, इसमें व्यावसायिक आदान प्रदान के नेटवर्क का हिस्सा थी। इस पे सौदागरों का नियंत्रण होता था और चीज़ों का उत्पादन कारखानों की बजाय घरों में छोटे छोटे, जैसे आजकल हमारे कुटीर उद्योग होते हैं, उस तरह से उसका उत्पादन होता था। और उत्पादन के हर चरण में सौदागर 20 से 25 मजदूरों से काम करवाता था और कपड़ों के हर सौदागर के पास सैकड़ों मजदूर काम करते रहते थे। अब मामला ये हुआ कि छोटे पैमाने पे घरों पे तो उत्पादन हो सकता था, कारखानों के उदय से क्या अंतर हुआ। इंग्लैंड में सबसे पहले 1730 के दशक में कारखाने खुले, लेकिन उनकी संख्या में तेजी से इजाफा 18वीं सदी में हुआ। कपास या काटन नए युग का पहला प्रतीक थे और 19वीं सदी के आखिर में कपास उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई।
सन 1760 में ब्रिटेन अपने कपास उद्योग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए 25 लाख पाउंड कच्चे कपास का आयात करता था और 1787 में ये आयात बढ़कर 220 लाख पाउंड तक पहुंच गया था। और ये सब इस कारण हो रहा था क्योंकि औद्योगिकरण की प्रक्रिया में बहुत सारे बदलाव हो रहे थे। ये बदलाव क्या थे? तो 18वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण आविष्कार हुआ जिसमें कार्डिंग, जिसमें ऐंठन और कताई और लपेटने के हर चरण की कुशलता बढ़ गई। प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया और पहले से ज़्यादा मजबूत धागे और रेशे का उत्पादन होने लगा। इसके बाद क्या हुआ कि रिचर्ड आर्काइट ने सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा सामने रखी। अभी तक जो कपड़े का उत्पादन पूरे देहात में फैला हुआ था, अपने घर पे लोग छोटे स्तर पे करते थे, अब मशीनें खरीदकर उनको कारखाने में लगाकर कारखानों में बहुत सारी प्रक्रियाएं एक छत के नीचे और एक मालिक के हाथ में आ गई। इसके द्वारा हुआ ये कि अब उत्पादन प्रक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण हो गई, उसकी निगरानी होने लगी, उसकी गुणवत्ता का ध्यान रखा जाने लगा और जब तक उत्पादन गाँव में हो रहा था तब तक ये सारे काम संभव नहीं होते थे, लेकिन अब कारखानों के उदय से ये काम और आसान हो गए और 19वीं सदी के शुरुआत में कारखाने इंग्लैंड के भूदृश्य का अभिन्न अंग बन गए। ये कारखाने जो होते थे इतने विशाल और नई प्रौद्योगिकी की ताकत इतनी जादुई दिखाई देती थी कि उस समय के लोगों की आंखें चौंधिया जाती थीं। लोगों का ध्यान कारखानों पर टिका रह जाता था। वे उस बात को मानो भूल जाते थे कि उनकी आंखों से ओझल गलियों और वर्कशॉप में अभी भी उत्पादन चालू है। दोस्तों, हुआ ये कि औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार बहुत तेज़ी से बढ़ी। औद्योगिकरण की प्रक्रिया बहुत तेज़ी से फैल रही थी। केवल फैक्ट्री उद्योगों के विकास तक ही ये सीमित नहीं था। सूती वस्त्र और कपास उद्योग ब्रिटेन के फलते फूलते उद्योग थे और औद्योगिकरण के शुरुआती चरण में कपास उद्योग बहुत तेज़ी से बढ़ा था। और इसके अलावा 1840 के दशक से इंग्लैंड में, 1860 के दशक से उसके उपनिवेशों में रेलवे का विस्तार होने लगा। इसके फलस्वरूप लोहे और स्टील की ज़रूरतें बढ़ी। 1873 तक ब्रिटेन के लोहा और स्टील निर्यात का मूल्य लगभग 7.7 करोड़ पाउंड हो गया था और ये राशि इंग्लैंड के कपास निर्यात के मूल्य से दुगनी थी। दूसरा मामला ये हुआ कि नए उद्योग परंपरागत उद्योगों को बड़ी आसानी से हाशिए पर नहीं ढकेल सकते थे, क्योंकि पुराने उद्योग या परंपरागत उद्योग भी महत्वपूर्ण थे। 19वीं सदी में तकनीकी रूप से विकसित औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कुल मजदूरों में 20% से ज़्यादा नहीं थी। कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, लेकिन उसके उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा कारखानों में नहीं बल्कि आप जानते हैं कि घरेलू इकाइयों में बनता था। तीसरी बात ये थी कि परंपरागत उद्योगों में परिवर्तन की गति भाप से चलने वाले सूती और धातु उद्योगों से तय नहीं हो रही थी, लेकिन ये परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की अवस्था में भी नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच का काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजारों का उत्पादन, ये बहुत सारे गैर मशीनी क्षेत्रों में तरक्की जो हो रही थी वो मुख्य रूप से साधारण और छोटे छोटे आविष्कारों का परिणाम थी। इसके अलावा चौथा कारण ये था कि प्रौद्योगिकी या टेक्नोलॉजी में बदलाव की गति धीमी थी। औद्योगिक भूदृश्य पर ये बदलाव नाटकीय तेज़ी से नहीं फैले क्योंकि नई तकनीकी महंगी थी। व्यापारी उनके इस्तेमाल के सवाल पर फूंक फूंक कर कदम बढ़ाते थे और मशीनें अक्सर ख़राब हो जाती थीं। उनकी मरम्मत पर भी काफ़ी खर्च आता था। दोस्तों, भाप के इंजन का उदाहरण आप ले सकते हैं। जेम्स वाट ने न्यू कामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किए और 1871 में नए इंजन को पेटेंट करा लिया। इस मॉडल का उत्पादन उसके दोस्त उद्योगपति मैथ्यू बोल्टन ने किया था, पर सालों तक उन्हें कोई खरीदार नहीं मिला। 19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे इंग्लैंड में भाप के सिर्फ 321 इंजन थे। इसमें से 80 इंजन सूती उद्योग में और 9 ऊन उद्योग में और बाकी खनन, नहन, निर्माण और लौह कार्यों में इस्तेमाल हो रहे थे और किसी उद्योग में भाप के इंजनों का इस्तेमाल काफ़ी समय तक नहीं हुआ। यानी मजदूरों की जो उत्पादन क्षमता थी उसको कई गुना बढ़ाने की संभावना वाली सबसे शक्तिशाली प्रौद्योगिकी को अपनाने में भी उद्योगपति हिचकिचाए
हिचकिचा रहे थे। और आप जानते हैं कि शुरुआती दौर में कोई भी तकनीकी या कोई भी काम वो उतना तेज़ी से नहीं अपनाया जाता है। लेकिन अब इतिहासकार इस बात को मानने लगे कि 19वीं सदी के मध्य का औसत मजदूर मशीनों पर काम करने वाला नहीं बल्कि परंपरागत कारीगर और मजदूर ही होता था। यहाँ पर देखिए 1830 में एक कताई फैक्ट्री का चित्र है और इसमें भाप की ताकत से चलने वाले विशालकाय पहिए के साथ सैकड़ों तकलियों को घुमाया जा रहा है। दूसरी चीज़, अब दूसरा मुद्दा आया है हाथ का श्रम और भाप की शक्ति। दोस्तों, विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में मानव श्रम की कमी नहीं थी। गरीब किसान और बेकार लोग कामकाज की तलाश में बड़े शहरों में जाते थे। आप जानते हैं कि जब श्रमिकों की बहुलता होती है तो वेतन देने में भी कोई परेशानी नहीं थी। ऐसी मशीनों में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी जिसके कारण लोगों पे खर्चा बढ़ने वाला था। बहुत सारे उद्योगों में जो श्रमिक थे उनकी मांग मौसम आधारों पर घटती बढ़ती थी। गैस घरों और शराब घरों में झाड़ों के दौरान खासा काम रहता था और उन्हें ज़्यादा मजदूरी की ज़रूरत होती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडर और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मजदूरों को दरकार रहती थी। और बंदरगाहों पर जहाज़ों की मरम्मत और साफ़ सफाई और सजावट का काम भी जाड़ों में ही किया जाता था। यहाँ पर देखिए बिल थोर्न एक मौसमी काम के तलाश में निकलने वाले मजदूरों में एक थे। उन्होंने कई काम किया था और उन्होंने अपने जो है अनुभवों को H.J. ड्यूस और माइकल वुल्फ द विक्टोरियन सिटी नाम से उन्होंने एक लेख लिखा था, उसमें कुछ लेख प्रकाशित हुए थे। यहाँ पर काम की तलाश में निकले लोग हैं। द इलस्ट्रेटेड लंदन न्यूज़ 1879 की है। कुछ लोग छोटी मोटी चीज़ें बेचते और अस्थायी काम की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह भटकते थे। दोस्तों, बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से तैयार किए जाते थे उस समय और मशीनों से एक जैसे तय किस्म के उत्पाद ही बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे। लेकिन बाज़ार में अक्सर बारीक डिज़ाइन और ख़ास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी। जैसे ब्रिटेन में 19वीं सदी में 500 तरह के हथौड़ों और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जा रही थी और इनको बनाने के लिए किसी यांत्रिक प्रौद्योगिकी नहीं बल्कि इंसानी निपुणता की ज़रूरत होती थी। यहाँ पर देखिए एक लोहे की फैक्ट्री में मजदूर जो है काम कर रहे हैं और बहुत सारे कलाकार मजदूरों को आदर्श के रूप में चित्रित करने लगे थे। उन्हें राष्ट्र के लिए कठिनाइयाँ और पीड़ा झेलते हुए दिखाया जाता था। विक्टोरिया काल में ब्रिटेन में उच्च वर्ग के लोग कुलीन और पूंजीपति वर्ग हाथों से बनी चीज़ों को बहुत महत्व देते थे और हाथ से बनी चीज़ों को परिष्कार और सुरुचि का प्रतीक माना जाता था। उनकी फिनिशिंग भी अच्छी होती थी, उनको एक एक करके बनाया जाता था और उनका डिज़ाइन भी अच्छा होता था। जहाँ पर मजदूरों की कमी होती थी वहाँ उद्योगपति मशीनों का इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं ताकि कम से कम मजदूरों का इस्तेमाल करके अपना काम चला सकें। और 19वीं सदी में अमेरिका में यही स्थिति थी, लेकिन ब्रिटेन में कामगारों की कोई कमी नहीं थी। मजदूरों की ज़िंदगी कैसी होती है? बाज़ार में श्रम की बहुतायत से मजदूरों की ज़िंदगी भी प्रभावित हुई। नौकरियों की खबर गाँव में पहुँची, सैकड़ों की तादाद में लोग शहर में आने लगे। और यहाँ पर देखिए बेघर और भूखे सैमुअल ल्यूक फिल्डेस की एक पेंटिंग है जिसमें लंदन में बेघर लोग एक काम घर की छत पर ठहरने के लिए टिकट की अर्जी दे रहे हैं। देखिए किस जो गांव के लोग शहरों की ओर चलने लगे तो नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर करती थी। अगर किसी कारखाने में किसी के रिश्तेदार या दोस्त था तो नौकरी मिलने की संभावना थी, लेकिन सभी लोगों के पास कोई संपर्क नहीं होते थे। लोगों को इंतज़ार करना पड़ता था, वे पुलों के नीचे या रैन बसेरों में रात काटते थे और कुछ बेरोजगार शहर में बने निजी रैन बसेरों में रहते थे। बहुत सारे निर्धन कानून विभाग द्वारा चलाए जा रहे अस्थायी बसेरों में रुकते थे। बहुत सारे उद्योग ऐसे थे जहां पर काम मौसमी वजह से था और कामगारों को बीच बीच में खाली बैठना पड़ता था, लेकिन कुछ मजदूर ऐसे समय में भी छोटा मोटा काम ढूंढने की तलाश में रहते थे। 19वीं सदी के शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार आया, इससे मजदूरों की हालत में बेहतरी का पता नहीं चलता। दोस्तों, साल दर साल होने वाले जो उतार चढ़ाव मजदूरी के जो थे बहुत निश्चित नहीं थे। नेपोलियन युद्ध के दौरान कीमतें तेज़ी से बढ़ीं तो मजदूरों की आय के वास्तविक मूल्य में भारी कमी आई।
उन्हें वेतन तो पहले जितना मिलता था, लेकिन वे उतनी चीज़ें नहीं खरीद सकते थे पहले जितने, कम पैसे में खरीद लेते थे। मज़दूरों की आमदनी भी सिर्फ वेतन पर निर्भर होती थी और रोज़गार की अवधि भी बहुत महत्वपूर्ण थी। मज़दूरों की औसत दैनिक आय इससे तय होती थी कि उन्होंने जो है कितने दिन काम किया है। 19वीं सदी के मध्य में सबसे अच्छे हालात में लगभग 10% शहरी आबादी बहुत गरीब थी। 1830 के दशक में मंदी जैसी स्थिति में बेरोजगारों की संख्या में बहुत अधिक बढ़ोतरी कर दी थी। यहाँ पर देखिए, एक मजिस्ट्रेट 1790 में ऐसी घटना के बारे में बताया जिसने उसने मजदूरों के हमले से निर्माता की संपत्ति की रक्षा के लिए बुलाया गया था। कोयला मजदूर और उनकी बीवियों के गिरोह की परेशानी के कारण, क्योंकि उनकी बीवियों का काम स्पिनिंग इंजन के कारण छिन गया था, शुरू में बड़े अड़ियल ढंग से आगे बढ़े। ऊन उत्पादन में अभी अपनाई गई मशीनों को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते थे, क्योंकि उनकी वजह से शारीरिक श्रम की मांग घटने वाली थी। तो कुल मिलाकर देखिए किस तरह से लोगों की प्रतिक्रिया होती थी। यहाँ पर लंदन में एक निर्माणाधीन उथला भूमिगत रेलवे स्टेशन है। किस तरह से यहाँ सामान ले आकर काम किया जा रहा है। दोस्तों, हुआ ये कि बेरोजगारी की आशंका बढ़ गई थी। मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ रहे थे और ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया। तो हाथ से ऊन काटने वाली औरतें मशीनों पर हमला करने लगीं। जेने के इस्तेमाल से ये टकराव लंबे समय तक चला। स्पिनिंग जेनी क्या है, तो ये जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में एक मशीन थी जिससे कताई की प्रक्रिया तेज हो गई थी और मजदूरों की मांग घट गई थी। एक ही पहिया घुमाने वाला एक मजदूर बहुत सारी तकलियों को घुमा देता था और एक साथ कई धागे बनने लगते थे। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां बहुत तेज़ी से बढ़ीं। लोगों के लिए नए रोजगार पैदा हुए, सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार हुआ, सुरंगें बनाई गई, निकासी और सीवर व्यवस्था बिछाई गई, नदियों के तटबंध बनाए गए। परिवहन उद्योग में काम करने वालों की संख्या जो थी 1840 के दशक में दुगुनी और अगले 30 सालों में एक बार फिर दोगुना हो गई थी। उपनिवेशों में औद्योगिकरण। दोस्तों, उद्योगों में उपनिवेशों में औद्योगिकरण क्या हुआ, तो भारत भी उस समय उपनिवेश ही था ब्रिटेन का। और भारतीय कपड़े का युग पहले जानते हैं। मशीनों के उद्योगों के युग के पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती उत्पादों का दबदबा होता था, क्योंकि यहाँ जो है जो सूत होते थे या रेशम होता था, बहुत ही महीन काम उसका होता था। हुआ ये कि निर्यात व्यापार में बहुत सारे भारतीय व्यापारी और बैंकर सक्रिय थे। उत्पादन में पैसा लगाते थे, चीज़ों को लेकर जाते थे, निर्यातकों को पहुंचाते थे और बंदरगाह नगर देश के भीतरी इलाकों से जुड़े हुए थे। ये सौदागर बुनकरों को पेशगी देते थे, कपड़ा तैयार कराते थे और बंदरगाह तक पहुंचाते थे और फिर दलाल कीमत का मोल भाव करते थे, आपूर्ति सौदागरों से माल खरीद लेते थे। लेकिन 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला ये नेटवर्क टूटने लगा था। कारण ये था कि यूरोपीय कंपनियां मजबूत बन रही थीं। उन्होंने स्थानीय दरबारों से कई तरह से रियासतें प्राप्त कर ली थीं और व्यापार पर इजारेदारी के अधिकार प्राप्त कर लिए थे। सूरत और हुगली दोनों पुराने बंदरगाह कमज़ोर पड़ गए थे और जिस तरह कर्जे से व्यापार चलता था वो ख़त्म होने लगा। धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए और 17वीं शताब्दी के आखिरी वर्षों में सूरत बंदरगाह से होने वाले व्यापार का कुल मूल्य 1.6 करोड़ रुपए था और 1740 के दशक तक ये गिरकर केवल 30 लाख रुपए हो गया था। यहाँ पर देखिए, सूरत में एक इंग्लिश फैक्ट्री 17वीं शताब्दी का चित्र इसमें दिखाया गया है। सूरत और हुगली जब कमज़ोर हुए तो बम्बई और कलकत्ता बंदरगाहों की स्थिति सुधर रही थी और नए बंदरगाहों के लिए जो यूरोपीय बाजार या यूरोपीय कंपनियों का व्यापार था उनके नियंत्रण में था। यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। बहुत सारे व्यापारिक घराने ढह चुके थे। जो बचे रहना चाहते थे वो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के नियंत्रण वाले नेटवर्क में काम करने के अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं था। देखिए, काम पर लगा हुआ एक बुनकर, ये गुजरात का दृश्य है। बुनकर जो थे उनका क्या हुआ, तो 1760 के दशक के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता मजबूत हुई और भारत में कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। लेकिन ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था। यूरोप में बारीक भारतीय कपड़ों की भारी मांग थी
इसलिए कंपनी भी भारत से होने वाले कपड़े के निर्यात को ही फैलाना चाहती थी। लेकिन 1760 और 1770 के दशक में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी और बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए फ्रेंच, डच और पुर्तगालियों के साथ स्थानीय व्यापारी भी होड़ में लगे रहते थे और जो थे सौदागर मोल भाव करते थे, कच्चा माल सबसे ऊंची बोली लगाने वाले खरीदार को बेचते थे। लेकिन एक बार हुआ ये कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी की राजनीतिक सत्ता स्थापित हो गई तो जो व्यापार पे जो कंपनी थी वो एकाधिकार का दावा कर सकती थी। इससे हुआ कि प्रतिस्पर्धा खत्म हुई, लागतों पर अंकुश लगा और कपास और रेशम से बनी चीज़ों की नियमित आपूर्ति के लिए प्रबंधन और नियंत्रण का प्रयास किया गया। इसमें कुछ उपाय किए गए, जैसे कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों और दलालों को खत्म करके बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया। कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिसे गुमास्ता कहा जाता है। तो गुमास्ता याद रखिएगा। दूसरी बात ये हुई कि कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार पर पाबंदी लगा दी गई और ये जो बुनकर थे अपना माल कंपनी के अलावा किसी और को नहीं बेच सकते थे। फिर जैसे जैसे इन लोगों को कर्ज मिलते गए, महीन कपड़े की मांग बढ़ने लगी, ज़्यादा कमाई की आस में बुनकर पेशगी लेने लगे और बहुत सारे बुनकरों के पास ज़मीन के छोटे छोटे पट्टे थे जिन पर वे खेती करते थे और अपने परिवार की ज़रूरतें पूरी कर लेते थे। वे इस ज़मीन को भाड़े पर देकर पूरा समय बुनकरी में लगाने लगे और पूरा परिवार यही काम करने लगा। लेकिन जल्दी ही बहुत सारे बुनकर गांव में बुनकरों और गुमास्तों के बीच टकराव की खबरें भी आने लगीं। पहले आपूर्ति सौदागर अक्सर बुनकर गांव में ही रहते थे और बुनकरों से उनके नज़दीकी ताल्लुकात होते थे। वे बुनकरों की ज़रूरतों का ख्याल रखते थे, संकट के समय उनकी मदद भी करते थे। लेकिन नए गुमास्ता बाहर के लोग थे जो वेतन पर जो है माल इकट्ठा करते थे। वे दंभपूर्ण व्यवहार करते थे, सिपाही और चपरासियों को लेकर आते, माल जो था समय पर तैयार न होने में बुनकरों को सजा भी देते थे। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि बुनकर न तो अपनी दाम पर मोल भाव कर सकते थे, न किसी और को बेच सकते थे। उन्हें कंपनी से जो कीमत मिलती थी वो कम दर पर उन्हें स्वीकार करनी पड़ती थी, क्योंकि वो पहले कर्जा लेकर कंपनी से बंधे हुए थे। कर्नाटक और बंगाल में बहुत सारे स्थानों पर बुनकर जो थे गांव छोड़कर चले गए, अपने रिश्तेदारों के यहाँ किसी और गांव में करघा लगा लेते थे। कई स्थानों पर कंपनी और उसके अफसरों का विरोध करते हुए गांव के व्यापारियों के साथ मिलकर बुनकरों ने बगावत भी किया और कुछ समय बाद बहुत सारे बुनकर कर्जा लौटाने से भी इनकार करने लगे और उन्होंने करघे बंद कर दिए और खेतों में मजदूरी करना शुरू कर दिया। भारत में मैनचेस्टर का आना। दोस्तों, 1772 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पतुलो ने कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती, क्योंकि दुनिया के किसी और देश में इतना अच्छा माल नहीं बनता। लेकिन हम देखते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी, जो लंबे समय तक जारी रही। और ऐसा क्यों हुआ था? तो ऐसा इसलिए हुआ कि इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ। वहाँ के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान लगने लगे। सरकार पर उन्होंने दबाव डाला कि आयातित कपड़े पर आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। और उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह दबाव डाला कि वो ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। 19वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में वृद्धि हुई और 18वीं सदी के अंत तक भारत में उत्पादों का न के बराबर निर्यात होता था। और 1850 तक आते आते सूती का आयात भारतीय आयात में 31% और 1870 तक आते आते ये जो आंकड़ा था 50% से ऊपर आ गया। दोस्तों, भारत में जो कपड़ा बुनकर थे उनके सामने दो समस्याएं थी। एक तो उनका निर्यात बाजार ढह रहा था और स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। तो स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर से आए हुए माल की भरमार थी। कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयातित कपास उत्पाद बहुत सस्ते थे, बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने एक नई समस्या आ गई कि उन्हें अच्छी कपास नहीं मिल पा रही थी। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि उनके बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी और ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था।
19वीं सदी के आखिर में बुनकरों और कारीगरों के सामने एक और समस्या आ गई। अब भारतीय कारखानों में जो उत्पादन हो रहा था वो बाजार की बनी मशीनों से पट गया, और ऐसे में बुनकर उद्योग किस तरह कायम रख सकता था। देखिए, फैक्ट्रियों का आना। भारत में 1854 में बम्बई में पहली कपड़ा मिल लगी और 2 साल बाद उसमें उत्पादन होने लगा। 1862 तक वहाँ 4 मिलें काम कर रही थी और 94,000 तकलियाँ और 2150 करघे थे। उसी समय बंगाल में जूट मिलें खुलने लगी। देश की पहली जूट मिल 1855 में और दूसरी 1862 में चालू हुई। उत्तरी भारत में एल्गिन मिल 1860 के दशक में कानपुर में खुली थी और इसके साल भर बाद अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल भी चालू हो गई। 1874 में मद्रास में भी पहली कताई और बुनाई मिल खुली थी। और ये उद्योग कहाँ से लगा? यहाँ पर देखिए, प्रारंभिक उद्यमी जो थे उसमें जमशेद जी भोए का नाम महत्वपूर्ण है। ये एक पारसी बुनकर के बेटे थे और अपने समय के बहुत सारे लोगों की तरह उन्होंने चीन के साथ व्यापार और जहाज रानी का काम किया था। उनके पास जहाजी का एक विशाल बेड़ा था। अंग्रेज और अमेरिकी जहाज कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा के कारण 1850 के दशक तक उन्हें बहुत सारे जहाज बेचने लगे थे। प्रारंभिक उद्यमियों में देखिए जो थे, बहुत सारे कारोबारी जो थे वो पैसा उपलब्ध कराते थे, आपूर्ति सुनिश्चित करते थे और माल को जहाज़ों में लाद कर रवाना करते थे। व्यापार से जो पैसा कमाया तो कुछ व्यवसायी भारत में औद्योगिक उद्यम भी स्थापित करना चाहते थे। बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर ने चीन के साथ व्यापार में खूब पैसा कमाया। वे उद्योगों में निवेश करने लगे। उन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थीं। औरों के साथ टैगोर के उद्यम भी बैठ गए कुछ व्यावसायिक संकटों के कारण। यहाँ पर देखिए, ये द्वारिकानाथ टैगोर का चित्र है। उनका विश्वास था कि भारत पश्चिमीकरण और औद्योगिकरण के रास्ते पर चलकर ही विकास कर सकता है। उन्होंने जहाज रानी, जहाज निर्माण, खनन, बैंकिंग, बागान और बीमा क्षेत्र में निवेश किया था। दोस्तों, 1917 में कलकत्ता में देश की पहली जूट मिल लगाने वाले मारवाड़ी व्यवसायी सेठ हुकुमचंद भी चीन के साथ व्यापार करते थे और जीडी बिड़ला के पिता और दादा ने भी ये काम किया था। पूंजी इकट्ठा करने के लिए अन्य व्यापारिक नेटवर्कों का भी सहारा लिया गया था। तो किस तरह से कुछ सौदागर बर्मा से व्यापार करते थे, कुछ मध्य पूर्व और अफ्रीका से व्यापार करते थे और ये एक शहर से दूसरी जगह पर माल पहुंचाते, पैसा चलाते थे और व्यापारियों को पैसा देते थे। जब उद्योगों में निवेश के अवसर आए तो उनमें बहुत सारे लोगों ने फैक्ट्रियां लगा ली। भारतीय व्यापार पर औपनिवेशिक शिकंजा कसता गया था। वैसे वैसे भारतीय व्यवसायियों के लिए जगह सिकुड़ती गई। उनको अपना तैयार माल यूरोप में बेचने से रोक दिया गया। अब वे कच्चे माल और अनाज, कच्ची कपास, अफीम, गेहूं और नील का ही निर्यात कर सकते थे। इसके अलावा पहले विश्व युद्ध तक यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियां भारतीय उद्योगों के विशाल क्षेत्र का नियंत्रण करती थीं और देखिए, निवेश और व्यवसाय से संबंधित जो फैसले थे यूरोपीय एजेंसियां लेती थीं और इसमें भारतीयों को कोई जो है महत्व नहीं दिया गया था। यहाँ पर देखिए, पार्टनर्स की टोली है। JN टाटा, RD टाटा और सर RJ टाटा और सर DJ टाटा। यहाँ पे इन लोगों ने जमशेदपुर में भारत का पहला लौह इस्पात संयंत्र स्थापित किया था और स्वतंत्रता मिलने तक भारी उद्योगों में कोई खास आगे नहीं बढ़ पाया था काम। यहाँ पर देखिए, बम्बई के एक मिल के युवा कामगार 20वीं सदी की शुरुआत में जब मजदूर गांव जाते थे तो अच्छे कपड़े पहनने की कोशिश करते थे। दोस्तों, ये मजदूर कहाँ से आए थे? फैक्ट्रियाँ थीं तो मजदूर भी थे और मज़दूरों की मांग बढ़ने लगी जैसे जैसे औद्योगिक उत्पादन की मांग बढ़ी। ज़्यादातर औद्योगिक इलाकों में मज़दूर आसपास के ज़िलों से आते थे। जिन किसानों कारीगरों के गांव में काम नहीं था वे औद्योगिक केंद्रों की तरफ जाने लगे थे। 1911 में बम्बई में सूती कपड़ा उद्योग में काम करने वाले 50% से ज़्यादा मज़दूर पास के रत्नागिरी ज़िले से आए थे। कानपुर के मिल में जो काम करने वाले मज़दूर थे ज़्यादातर कानपुर ज़िले के गाँव से आते थे और मिल मजदूर बीच बीच में अपने गांव जाते रहते थे। वे फसल की कटाई और त्योहारों के समय गांव लौट जाते थे। बाद में जब नए कामों की खबर फैली तो दूर दूर से लोग भी आने लगे थे। नौकरी पाना हमेशा मुश्किल था। हालांकि मिलों की संख्या बढ़ती जा रही थी, मजदूरों की मांग भी बढ़ रही थी, लेकिन हुआ ये कि रोजगार चाहने वालों की संख्या रोजगार के मुकाबले हमेशा ज़्यादा रखती थी।
उद्योगपति नए मजदूरों की भर्ती के लिए एक जाबर रखते थे। जाबर कोई पुराना और विश्वस्त कर्मचारी होता था। वो अपने गांव से लोगों को लाता था, उन्हें काम का भरोसा देता था, उन्हें शहर में जमने के लिए मदद करता था, मुसीबत में पैसे देता था। और जाबर ताकतवर और मजबूत व्यक्ति बन गया और मदद के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगे और मजदूरों की जिंदगी भी नियंत्रित करने लगे। समय के साथ फैक्ट्री मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन औद्योगिक श्रम शक्ति में उनका अनुपात बहुत कम था। यहाँ पर देखिए, अहमदाबाद के एक मिल में कताई में लगी मजदूर औरतें हैं। औद्योगिक विकास का अनूठापन आइए जानते हैं। भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाली यूरोपीय एजेंसियों को कुछ खास तरह के उत्पादों में दिलचस्पी थी और औपनिवेशिक सरकार से सस्ती कीमत पर जमीन लेकर चाय और कॉफ़ी के बागान लगाए। खनन, नील और जूट व्यवसाय में भी उन लोगों ने पैसे का निवेश किया। ज़्यादा उत्पाद ऐसे थे जिसके भारत में बिक्री के लिए नहीं बल्कि इंग्लैंड या अन्य देशों में निर्यात के लिए आवश्यकता होती थी। 19वीं सदी के आखिर में भारतीय व्यवसायी उद्योग लगाने लगे तो उन्होंने भारतीय बाजार में मैनचेस्टर की बनी चीज़ों से प्रतिस्पर्धा नहीं की। भारत जो ब्रिटिश माल आता था उसमें धागा बहुत अच्छा नहीं था, इसलिए भारत के शुरुआती सूती मिलों ने कपड़े के बजाय मोटी सूती धागे बनाए जाते थे। जब धागे का आयात किया जाता तो हमेशा बेहतर किस्म का होता था और भारतीय कताई मिलों में बनने वाले धागे का भारत के हथकरघा बुनकर इस्तेमाल करते थे या फिर उन्हें चीन निर्यात कर दिया जाता था। 20वीं सदी के पहले दशक तक भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा कई बदलावों की चपेट में आ गया था। स्वदेशी आंदोलन को गति मिल गई थी, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा था, औद्योगिक समूह अपने हितों के लिए संगठित हो गए थे। उन्होंने आयात शुल्क बढ़ाने और अन्य रियायतें देने के लिए सरकार पर दबाव डाला और 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी, क्योंकि चीन में जो था जापान की मिलों के उत्पाद छा गए थे। भारत के जो उद्योगपति थे धागे की बजाय कपड़ा बनाने लगे और इससे 1900 से 1912 में भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दुगना हो गया था। पहले विश्व युद्ध तक औद्योगिक विकास धीमा रहा। युद्ध ने एक बिल्कुल नई स्थिति पैदा की। ब्रिटिश कारखाने सेना की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए युद्ध संबंधी उत्पादन में व्यस्त थे, इसलिए भारत में मैनचेस्टर के माल का आयात कम हो गया। भारतीय बाजारों को रातों रात एक विशाल देसी बाजार मिल गया और युद्ध जब लंबा खींचने लगा तो भारतीय कारखानों में भी फौज के लिए जूट की बोरियां, फौजियों के लिए वर्दी के कपड़े, टेंट और चमड़े के जूते, घोड़े और खच्चर की जीन और बहुत सारे अन्य सामान बनाने जाने लगे। नए कारखाने बनने लगे, पुराने कारखाने कई शिफ्ट में चलने लगे, बहुत सारे मजदूरों को काम पर रखा गया और पहले से ज़्यादा समय तक काम करना पड़ता था और युद्ध के दौरान औद्योगिक उत्पादन भी बढ़ा। युद्ध के बाद भारतीय बाजार में मैनचेस्टर को पहले वाली हैसियत कभी नहीं हासिल हो पाई और आधुनिकीकरण न कर पाने और अमेरिका, जर्मनी और जापान के मुकाबले कमज़ोर पड़ जाने के कारण ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था भी चरमरा गई थी। कपास का उत्पादन भी बहुत कम रह गया था। ब्रिटेन से होने वाले सूती कपड़े के निर्यात में गिरावट आ गई थी और उपनिवेशों में विदेशी उत्पादों को हटाकर स्थानीय उद्योगपतियों ने घरेलू बाजारों पर कब्जा कर लिया था। ऐसी स्थिति में जो फैक्ट्री में उद्योगों का लगातार इजाफा हुआ, लेकिन लघु उद्योगों की संख्या बढ़ गई। हाथ से होने वाले उत्पादन में बढ़ोतरी हो गई थी, हथकरघा उद्योग बढ़ गया था, लेकिन इसके पीछे कुछ कारण थे, जैसे तकनीकी बदलाव और लागत में ज़्यादा इजाफा न हो तो उत्पादन बढ़ सकता हो, तो हाथ से काम करने वालों को नई तकनीक अपनाने में कोई परेशानी नहीं होती है। इसलिए कामगारों को उत्पादन क्षमता बढ़ी, उत्पादन तेज हुआ और श्रम की मांग में कमी आई। दोस्तों, हुआ ये कि छोटे छोटे सुधार किए गए, बुनकरों को अपनी उत्पादकता बढ़ाने से मिलों के साथ मुकाबला करने में मदद मिली और मिलों के साथ जो प्रतिस्पर्धा का मुकाबला कर पाने में कुछ बुनकर औरों से बेहतर स्थिति में थे। बुनकरों में से कुछ मोटा कपड़ा बनाते थे जबकि कुछ महीन किस्म के कपड़े बुनते थे। मोटे कपड़े को मुख्य रूप से गरीब लोग खरीदते थे और जो पतले कपड़े थे वो जो अमीर लोग थे वो पहनते थे। 20वीं सदी में भी उत्पादन बढ़ाते जा रहे बुनकर और अन्य दस्तकारों को हमेशा फ़ायदा ही नहीं हुआ, लेकिन उनकी ज़िंदगी बहुत कठोर थी। उन्हें दिन रात काम करना पड़ता था। अक्सर पूरा परिवार, बच्चे, बूढ़े, औरतें उत्पादन के किसी न किसी काम में लगे रहते थे। यहाँ पर देखिए, भारत में बड़े पैमाने के उद्योगों वाले इलाके 1931 में बम्बई, बंगाल, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और मद्रास, ये सब बड़े पैमाने वाले उद्योगों के
उदाहरण हैं। अंत में आइए देखते हैं वस्तुओं के लिए बाजार। दोस्तों, ब्रिटिश निर्माताओं ने भारतीय बाजार पर कब्जे का प्रयास किया। भारत के बुनकरों, दस्तकारों, व्यापारियों, उद्योगपतियों पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया गया और आयात शुल्क में सुरक्षा के लिए बढ़ाई गई अपने माल का बाजार फैलाने का प्रयास किया गया। दोस्तों, नए उपभोक्ता पैदा करने का एक तरीका होता है कैसे लोगों में विज्ञापन दिया जाता है ताकि लोग उस चीज़ को अपनाएं। यहाँ पर देखिए, ग्राइप वाटर का कैलेंडर एमवी धुरंधर का चित्र 1928 में है। बच्चों की जो चीज़ें हैं उनका प्रचार करने के लिए बाल कृष्ण की छवि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। वुडवर्ड्स के ग्राइप वाटर, ये है कीप्स बेबी बेल का, ये देखिए प्रचार है। दोस्तों, विज्ञापन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अखबार, पत्रिकाएं, होर्डिंग, दीवार, टेलीविज़न पर्दे, सब जगह विज्ञापनों की भरमार है। जब मैनचेस्टर के उद्योगपतियों ने भारत में कपड़ा बेचना शुरू किया तो वे कपड़ों के बंडलों पर लेबल लगाते थे। लेबल का फ़ायदा ये होता था, खरीदारों को कंपनी का नाम और उत्पादन की जगह पता चल जाती थी और लेबल ही चीज़ों की गुणवत्ता की प्रतीक भी थी। जब किसी लेबल पर मोटे अक्षरों में मेड इन मैनचेस्टर लिखाई देता तो खरीदारों को कपड़ा खरीदने में किसी तरह का कोई डर नहीं लगता था। यहाँ पर देखिए एक चित्र है जिसमें देखिए राधा है, मोर है और उनकी 2 सहेलियाँ हैं। इसके अलावा यहाँ पर घुड़सवारी करते हुए महाराजा रणजीत सिंह का चित्र है। उत्पाद के प्रति सम्मान पैदा करने के लिए ऐतिहासिक व्यक्तित्व के लोगों का जो है उपयोग किया जाने लगा। दोस्तों, लेबल पर शब्द और अक्षर ही नहीं थे, उन पर तस्वीरें भी बनती थीं जो बहुत सुंदर होती थीं। जैसे भारतीय देवी देवताओं की तस्वीर, देवी की देवताओं के बहाने ये निर्माता ये कोशिश करते थे कि ईश्वर भी चाहता है कि लोग उस चीज़ को खरीदें। और कृष्ण या सरस्वती की तस्वीरों का फ़ायदा होता था कि विदेशों में बनी चीज़ भी भारतीयों को जानी पहचानी सी लगती थी। सनलाइट साबुन का कैलेंडर 1934 का है, जिसमें देखिए सनलाइट, यहाँ विष्णु भगवान आसमान से रोशनी लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। 19वीं शताब्दी के आखिर में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे और कैलेंडरों में क्या था कि वे विज्ञापन को हर रोज़ पूरे साल देखते थे। कैलेंडरों में नए उत्पाद बेचने के लिए देवताओं की तस्वीर होती थी। देवताओं की तस्वीरों की तरह महत्वपूर्ण व्यक्तियों, सम्राट और नवाबों की तस्वीर भी खूब प्रयोग होती थी। इसका अक्सर ये उद्देश्य होता था कि इस शाही व्यक्ति का सम्मान करते हैं तो इस उत्पाद का भी सम्मान कीजिए। देखिए किस तरह से चीज़ों का बाजार बनाने का प्रयास किया जाता था। जब भारतीय निर्माताओं ने विज्ञापन बनाए तो उसमें राष्ट्रवादी संदेश दिखाई देता था। उसमें ये पता चला कि अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो इन चीज़ों को खरीदिए जिनको कि भारतीयों ने बनाया है। एक भारतीय मिल में कपड़े का लेबल, इसमें एक देवी अहमदाबाद की मिल में बड़ा कपड़ा दान कर रही हैं और लोगों से भारत में बने कपड़े का इस्तेमाल करने का आह्वान कर रही हैं। तो दोस्तों, निष्कर्ष ये है कि उद्योगों के युग में बड़े प्रौद्योगिकी बदलाव आए हैं। फैक्ट्रियों का उदय हुआ, नई औद्योगिक श्रम शक्ति अस्तित्व में आई, लेकिन इस युग में हाथ से बनने वाली चीज़ें और छोटे पैमाने का उत्पादन भी महत्वपूर्ण बना रहा और उनकी मांग एकदम से समाप्त नहीं हुई थी। तो ये था आज का वीडियो, 10वीं कक्षा के इतिहास, भारत और समकालीन विश्व का पहला अध्याय, औद्योगिकरण का युग। किस प्रकार से उद्योगों का विकास हुआ, उनको गति कैसे मिली और भारतीय जो बुनकर थे उनकी क्या दशा हुई, शुरुआत में उनकी स्थिति कैसी थी, उनकी स्थिति कैसे खराब हो गई, इन सारी चीज़ों के बारे में। और साथ ही आपने देखा कि किस प्रकार से जो विज्ञापन की सहायता से अपने सामान को बेचने का प्रयास किया जाता था। तो ये था आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।